सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेसवा एकेडमी, द रेस ऑफ चैंपियंस। आई एम सागर गुप्ता और आज का हमारा सब्जेक्ट होने वाला है मैकेनिक्स, जो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है। तो ठीक है, हम लोग अब तक थर्ड लेक्चर तक कर चुके हैं। हम लोगों ने 3 लेक्चर तक मैकेनिक्स सब्जेक्ट की क्लासेस देख ली हैं। अब बात करते हैं सेकेंड चैप्टर, जो कि आपका मैकेनिक्स का, ठीक है, सेकेंड चैप्टर होने वाला है। और इट्स नेम गोइंग टू बी फोर्सेस। इसका नाम क्या है? फोर्सेस है, ठीक है, फोर्सेस। तो हम लोग फोर्सेस में क्या देखेंगे? पहली बात ये जान लेते हैं, कल की क्लास में हम लोगों ने फोर्सेस की डेफिनेशन वगैरह देख ली थी। तो हल्का सा बस लिटिल बिट रिवीजन करेंगे, क्योंकि अब हम लोग बिल्कुल ही ट्रैक पर आ गए इस सब्जेक्ट में। तो हम लोग इसकी रिवीजन देख लेते हैं। 1 मिनट। हाँ, तो हमारा रिवीजन पॉइंट क्या है? हमारा ये होगा इसमें रिवीजन में, फोर्सेस। कल हम लोगों ने आज की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल भी लगाने वाले हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में आपको जाहिर सी बात है कैलकुलेटर का भी यूज़ होगा। आप लोग कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे मोबाइल कैलकुलेटर हो, चाहे एक कैलकुलेटर और होता है जिसे हम अभी मैं लाया हूँ अभी, ठीक है, अभी स्टूडियो में है नहीं, मैं मंगा लूंगा। FX MS100 करके कैलकुलेटर होता है, ये मेरे पास है, आपको दिखा दूंगा। आपको एग्जाम में जरूरत नहीं, आपको एग्जाम में ले जाने की अनुमति है, पर आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, ठीक है। थ्योरी थ्योरी वगैरह ही पूछी जाएगी एक तरह से, ठीक है। तो आप लोग उस पर ही ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, थ्योरी थ्योरी पढ़िएगा, और हल्का हल्का न्यूमेरिकल जो मैं लगा रहा हूँ बस वहीं तक काम हो जाएगा आपका। फोर्सेस क्या होता है? फोर्सेस आर एक्सटर्नल वर्क डन ऑन द बॉडी, ठीक है। फोर्सेस आर द एक्सटर्नल वर्क डन ऑन द बॉडी टू मूव इट्स पोजिशन, और चेंज इट्स पोजिशन, ठीक है, और टू चेंज इट्स पोजिशन इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया हल्का सा, और फॉर्मूला एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फोर्स बराबर हो गया मास इनटू एक्सक्लरेशन। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। कल हम लोगों ने कुछ और भी देखा था, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये भी लिखते हैं। न्यूटन भी हो गया, न्यूटन आपका एसआई यूनिट है, ठीक है, न्यूटन, ठीक है। अब आगे आज की क्लास का डिफरेंशियल हम लोग डिस्कस करते हैं आज की क्लास में। तो हम लोग बात करेंगे फोर्स को। तो फोर्स को दो तरीके से डिफाइन किया गया है, ठीक है, या यूनिट की बात कर लेते हैं, ठीक है। आप पहले हेडिंग देख लेते हैं, आपका हेडिंग क्या होने वाला है? यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। आप मैं बुक लाया हूँ एक्चुअली, ऐसे आपको सीरियल वाइज, क्योंकि मैं अपने नोट से अगर पढ़ाता हूँ तो कुछ कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। मैं बुक से आपको पढ़ाऊंगा, आप ही का बुक से। यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? ठीक है, यूनिट ऑफ फोर्स। देखिए बेसिकली फोर्सेस की जो यूनिट है यहाँ पे मैंने लिखी है, इनको दो तरीके से बांटा गया है। अब दो तरीके से कैसे बांटा गया है, और ये है दो दो कौन कौन से तरीके, ठीक है, आइए इस पर डिस्कशन करते हैं। तो नाम से समझ आ रहा है, यूनिट ऑफ फोर्स यानी फोर्स की यूनिट। अभी हम लोगों ने पीछे देखा फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है। पर जैसा कि आपको बता दिया जाए, पहले ये देख लिया जाए कि यूनिट ऑफ फोर्सेस को दो भागों में कैसे बांटा गया है, कैसे हम इसको वर्ग क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो पहला है इसका, पहला है एब्सोल्यूट यूनिट,
ठीक है, पहला हो गया एब्सोल्यूट यूनिट, दूसरा हो जाएगा ग्रेविटेशनल यूनिट। एक मिनट। ठीक है, तो एब्सोल्यूट यूनिट और ग्रेविटेशनल यूनिट। तो सर एब्सोल्यूट यूनिट क्या होता है और ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डेफिनेट कर लेते हैं। पहला है एब्सोल्यूट यूनिट। तो ठीक है, अब इन एब्सोल्यूट यूनिट में क्या होता है कि जो आपका फोर्स होता है ये आपका डिपेंड करता है मास और एक्सलेरेशन पे। जैसे कि हम लोग फॉर्मूला में देख सकते हैं, फॉर्मूला में आप देख रहे हैं ना, यहाँ मास लिखा है और एक्सलेरेशन लिखा है। तो देखिए फॉर्मूला सिर्फ रटने के लिए नहीं होता है, फॉर्मूला आपको ये दिखाता है कि जो भी आपकी क्वांटिटी का फॉर्मूला दिया, मतलब जिस भी क्वांटिटी का आपने फॉर्मूला देखा, वो क्या करता है आपका वो डिपेंडेंसी बताता है उस यूनिट की, उस यूनिट मतलब उस क्वांटिटी की। क्वांटिटी इन द सेंस, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं फोर्स, तो यहाँ से डायरेक्टली समझ में आ रहा है आपको कि फोर्स डिपेंड करता है किस पे, मास पे भी और एक्सेलरेशन पे भी। तो सिर्फ को यहीं से रट नहीं लेना है। अब यहाँ लिखेंगे इन एब्सोल्यूट, लिखेंगे कि इन, सॉरी, इन एब्सोल्यूट यूनिट, या इसको लिखने से पहले, ठीक है, यहाँ पे एक चीज लिखेंगे, यही यही लिखते हैं पहले, इन एब्सोल्यूट यूनिट फोर्सेस आर डिपेंडेंट अपॉन, डिपेंडेंट अपॉन द, डिपेंडेंट अपॉन द मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, मास एंड एक्सेलरेशन, दैट्स वाई, या यहाँ लिखेंगे मास एंड एक्सेलरेशन, और लिखेंगे हम लोग सिंस वी नो दैट, knows that, know that as force is dependent upon, dependent upon the mass and acceleration, and mass and acceleration, acceleration has different, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, इसको आप लिख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट और डिस्टिंक्ट यूनिट इन डिस्टिंक्ट सिस्टम, डिस्टिंक्ट, या यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिफरेंट, डिफरेंट सिस्टम, सिस्टम। अब यहाँ पे, अब इसका मतलब क्या, मैं भी समझा रहा हूँ। That's why forces also has different different units, different units in distinct system। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया सर, हाँ बहुत सारी लंबी लंबी बातें हो गई सर, बातें तो आपने बहुत लंबी लंबी कर दी। देखिए एब्सोल्यूट यूनिट क्या होता है कि ना, एब्सोल्यूट यूनिट आपका फोर्स, आप देख रहे हैं कि फोर्स डिपेंड कर रहा है बिल्कुल मास और एक्सेलरेशन पे।
तो ऐसा हम जानते हैं कि मास और एक्सेलरेशन की यूनिट डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट होती है। अब सर ये डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम क्या है? अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं कि आपका डिफरेंट, एक मिनट पहले मैं देखूं कि आपका लेक्चर्स अपलोड हुए हैं कि नहीं। ठीक है, लेक्चर तो अपलोड हो गए हैं। आप लोगों ने ये चीज़ देखा कि नहीं अभी? 3 वीडियो आपके मैकेनिक्स के जा चुके हैं। ठीक है। हाँ, और इस पे हाँ कमेंट के पहले आपके देखिए आपके लाइव कमेंट ही पढ़ रहा हूँ। क्या ये सिविल इंजीनियर का है? ये इनका डाउट है रोशन कुमार का। नहीं, ये सिविल का नहीं है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का है। बाकी सिविल में नहीं है ये। हमारा ब्रांच इलेक्ट्रिकल नहीं, इलेक्ट्रिकल वालों की नहीं है। और नहीं, सिविल का नहीं है। ठीक है, ये डाउट आपका क्लियर हो गया। कमेंट, आपके कमेंट के भी डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, यहीं पे ये मैकेनिकल ब्रांच का भी नहीं, मैकेनिकल का नहीं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, बिहार का। ठीक है, चलिए डाउट क्लियर हो गए। और कुछ कमेंट में होंगे तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं एब्सोल्यूट यूनिट में आपका फोर्स जो है मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। पर अगर यहाँ पे देखा जाए तो मास की और एक्सेलरेशन की यूनिट डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट होती है। सर इसका मतलब क्या, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम? फर्स्ट चैप्टर में अभी हम लोग पढ़ते आ रहे थे, क्या पढ़ते आ रहे थे सर? एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, एसआई सिस्टम। दीज आर ऑल द डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम ऑफ द यूनिट। आपने देखा कि एफपीएस में लेंथ को फीट में नापते हैं, वेट को पाउंड में नापते हैं। ठीक है, अब सीजीएस में आ जाए तो लेंथ को सेंटीमीटर में और आपका वेट को ग्राम में नापते हैं। ठीक है, ऐसा ऐसा हम लोग देखे हैं, तो वैसे ही इसमें बातें कर रहा है। तो आपका फोर्स की भी यूनिट यूनिट क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में अलग अलग होगी। आइए देखते हैं, एब्सोल्यूट यूनिट में देखते हैं और क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एफपीएस में देखते हैं कि फोर्स की यूनिट क्या होगी। एफपीएस, ठीक है, एफपीएस हो गया। इसमें क्या होगा, फोर्स की यूनिट होगी पाउंडल। ठीक है, पाउंडल होगी। यूनिट ऑफ, इन यहाँ लिखेंगे, इन एफपी। अरे यार, हर टेक्नोलॉजी के अपने अपने फायदे, अपने अपने नुकसान भी। बताइए अभी इरेज कुछ कर रहे हैं, इरेज कुछ हो रहा है। चलिए ठीक है, इन एफपीएस सिस्टम या इन एफपीएस लिखेंगे फुट पाउंडल सिस्टम। यूनिट ऑफ फोर्स इज, ठीक है, यूनिट ऑफ फोर्स इज पाउंडल। ठीक है, पाउंडल हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब पहले ये इसको डिफाइन कर लेते हैं कि एफपीएस होता क्या है। कि द यूनिट फोर्स विच इज एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी टू एक्सेलरेट अ बॉडी एट 1 पाउंडल। ठीक है, पाउंड यहाँ देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इन एफपीएस, या लिखेंगे एफपीएस होता है। पहले हम लोग लिखना चाह रहे हैं कि या लिखेंगे 1 पाउंडल का मतलब क्या है। 1 पाउंडल मतलब क्या होता है? 1 पाउंडल मतलब द यूनिट फोर्स रिक्वायर्ड और exerted या exerted on the body
ठीक है, यूनिट फोर्स रिक्वायर्ड और एक्सर्टेड ऑन द बॉडी टू accelerate the body at 1 feet per second square। ठीक है, एक्सलेरेट द बॉडी एट 1 feet per second स्क्वायर। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं आप आई होप इसके डेफिनेशन समझ गए होंगे। ठीक है, आपने आई होप स्क्रीनशॉट, आप नोट साथ में नोट्स बना सकते हो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में तो नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आई होप। अब हम आगे बढ़ते हैं, सीजीएस से बातें करते हैं कि ये एफपीएस हो गया, बात करेंगे सीजीएस की। ठीक है, अब सीजीएस में क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, अब सीजीएस में क्या होता है, इन सीजीएस द यूनिट ऑफ फोर्स इज, ठीक है, इन सीजीएस द यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। ठीक है, वो वाला डाइन नहीं, ये वही वाला डाइन है, ये फोर्स के लिए डाइन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं द यूनिट फोर्स required or exerted on a body, ठीक है, the unit force required or exerted on a body to accelerate, ठीक है, to accelerate the body at, to accelerate the body at 1 dyne, ठीक है, या 1 dyne, 1 मिनट इसको चेक कर लेता हूँ। फोर्स है 1 cm² पर सेकेंड इज कॉल्ड, या इज कॉल्ड क्या, तो बस इतना ही लिखते हैं। अब आगे बात करते हैं एमकेएस सिस्टम में। इन एमकेएस सिस्टम, ठीक है, एमकेएस सिस्टम, अब एमकेएस सिस्टम में क्या होता है, लिखेंगे इन एमकेएस सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज, द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ठीक है, न्यूटन लिखेंगे नाम से यहाँ पे। याद कैसे कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने याद किया। यहाँ लिखते हैं द यूनिट फोर्स रिक्वायर्ड ऑन द बॉडी टू एक्सेलरेट द बॉडी, ठीक है, टू एक्सेलरेट द बॉडी एट 1 मीटर स्क्वायर, टू एक्सेलरेट द बॉडी एट 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया आपका। हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा,
साज सज्जा का भी काम करना पड़ेगा ना। ठीक है, ये डाइन हो गया, और ये हो गया 1 फीट पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हो गया FPS, ये हो गया CGS। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है सर? देखिए, अब हम बात करते हैं एफपीएस में। इन एफपीएस सिस्टम यानी फुट पाउंडल सिस्टम में हम लोग यूनिट ऑफ फोर्स क्या रखते हैं? यूनिट ऑफ फोर्स हम लोग क्या रखते हैं? पाउंडल रखते हैं। सर पाउंडल क्या है? आप नाम से समझ पा रहे हैं कि जब आप लेंथ, एफपीएस सिस्टम में लेंथ को हम लोग फुट से, लेंथ की यूनिट हम लोग फुट रखते हैं। ठीक है, और पी यहाँ पे जो पाउंडल देख रहे हैं, पाउंडल यानी कि होता है वेट। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं पाउंडल, इसका मतलब ये यूनिट किसकी है? ये है वेट की। ठीक है, और जो यहाँ पे आप पाउंडल हो, फुट हो गया, पाउंडल यहाँ पे एस देख रहे हैं, ये है सेकंड। कल की क्लास में मैंने, लास्ट क्लास में इस चीज को बता दिया था। ठीक है, एफपीएस क्या होता है, सीजीएस क्या होता है। अब देखते हैं कि यूनिट फोर्स, द यूनिट फोर्स रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ होगा द यूनिट फोर्स रिक्वायर्ड और एक्सर्टेड ऑन द बॉडी टू एक्सेलेरेट द बॉडी एट, टू एक्सेलेरेट द बॉडी एट 1 फीट पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि उतना फोर्स किसी बॉडी पर लगाया जाए जितने पर कि वो बॉडी 1 फीट पर सेकंड स्क्वायर से, क्या मतलब 1 सेकंड, 1 फीट पर सेकंड स्क्वायर में क्या करे वो, मतलब मूव कर जाए, इतनी एक्सेलरेशन उसके अंदर आ जाए। तो उतनी फोर्स को क्या कहते हैं? 1 पाउंडल कहते हैं। क्या कहते हैं सर? उतनी फोर्स को हम लोग कहते हैं 1 पाउंडल। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। अब सेंटीग्राम पर सेकंड में क्या होता है सीजीएस में देखा जाए? द इन सीजीएस द यूनिट फोर्स इज, यूनिट ऑफ फोर्स क्या है सीजीएस में? यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? डायन है। तो डायन, डायन एक यूनिट है। तो अब बात करते हैं सीजीएस क्या, सीजीएस की और डेफिनेशन को अंदर चलते हैं। द यूनिट फोर्स रिक्वायर्ड और एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी टू डिस्प्लेस और टू मूव द बॉडी एट 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि 1 सेकंड स्क्वायर में, 1 सेकंड स्क्वायर में बॉडी आपकी कितनी चली जाए? आपका वन, मतलब हर सेकंड स्क्वायर में आपकी बॉडी 1 सेंटीमीटर की डिस्प्लेसमेंट हो जाए, इतनी एक्सेलरेशन उसको चाहिए। किसको, मतलब उतनी फोर्स चाहिए टू डिस्प्लेस द बॉडी। अब बात करते हैं एमके सिस्टम, यानी कि मीटर केजी आपका, इसको एसआई सिस्टम भी, एसआई सिस्टम भी लगभग ऐसा ही होता है। इन एमके सिस्टम द यूनिट फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ठीक है, यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? न्यूटन होता है। अब बात करते हैं, जो अभी हम लोगों ने देखा था सीजीएस में यूनिट क्या होती है? यू फोर्स की डाइन होती है। सीजीएस में यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? डायन था। तो अब हम लोग एमकेएस, एमकेएस को हम लोग डायन में, सीजीएस में कैसे बदलें? ये देखिए, इसका एक फॉर्मूला है कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डायन। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 10⁵ डायन। ठीक है, वन न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन बराबर हो जाएगा 10, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, एब्सोल्यूट यूनिट की बात होगी। अब हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट की। ग्रेविटेशनल यूनिट, अब हम लोग बात करें इंजीनियरिंग पर्पज से, तो हमारे लिए ग्रेविटेशनल यूनिट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है एज कंपेयर टू आपका एब्सोल्यूट यूनिट। कैसे लिखेंगे? फॉर प्रैक्टिकल पर्पज, फॉर प्रैक्टिकल पर्पज, पर्पज और इंजीनियरिंग पर्पज,
पर्पस ग्रेविटेशनल यूनिट, पर्पस ग्रेविटेशनल यूनिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, या लिखेंगे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब क्या होता है सर ग्रेविटेशनल यूनिट में, ग्रेविटेशनल यूनिट को भी बांटा गया है एज ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज, इसको लिखा गया है इट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वेट, वेट। ठीक है। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन या लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स इज द की रोल इन फॉर्मिंग द वेट ऑफ द बॉडी। इसका मतलब क्या है सर, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिखवा लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। वेट बराबर होता है मास इंटू ग्रेविटी, यानी कि या मास इंटू एक्सेलरेशन, वेट इंटू मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है सर। हमने देखा कि वेट बराबर होता है मास इंटू वेट बराबर होता है मास इंटू ग्रेविटी। तो अभी हम लोग देखा कि वेट क्या है, वेट इज ऑल्सो अ फोर्स। ठीक है, वेट आपका क्या है, वेट इज ऑल्सो अ फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो वैसे ही वेट हम लोग इसको हम लोग लिख लेते हैं कि वेट क्या होता है, वेट भी एक तरह का फोर्स है। तो वेट बराबर होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि वो एक्सेलरेशन जो कि हमारी अर्थ में जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है या ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अप्लाई करता है किसी भी बॉडी पर, दैट्स कॉल्ड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एंड इट इज मेनली जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन होता है, वो आपका मेनली डिपेंडेंट, वो आपका मेनली रियल कॉज होता है, रियल कारण होता है आपको वेट फील कराने का, वेट अनुभव कराने का। आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे वेट इज ऑल्सो फोर्स, वेट इज ऑल्सो फोर्स। अब आगे लिखेंगे मास, मास के बारे में लिखा था ना, मास क्या होता है, मास इज द क्वांटिटी विच बिल्डअप्स द बॉडी। ये तो हम लोगों ने लिखा था, याद है आपको, थोड़ा सा रिवीजन हो गया। यहीं पे लिख सकते हैं कि मास इज द रियल कॉज ऑफ इनर्शिया, रियल कॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। अब इसका मतलब क्या है सर, देखिए जो भी जिस भी मटेरियल से आपका बॉडी बना है उसी को हम लोग मास, मतलब जिस चीज से बना है वो मास होता है, उसको हम लोग मास कहते हैं। मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये भी हम लोग लिख लेते हैं, मास इज कांस्टेंट बट वेट इज नॉट कांस्टेंट, या कह लीजिए, और वेट इज वेरिएबल। ठीक है, वेट क्या होता है हमारा, वेट इज, वेट होता है हमारा वेरिएबल क्वांटिटी। ठीक है, वेट होता है हमारा वेरिएबल क्वांटिटी। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा, यहाँ पे हम लोग का ये जो बेसिक क्लासिफिकेशन थी ग्रेविटेशनल यूनिट और एब्सोल्यूट यूनिट, ये खत्म होता है। अब आगे बात करते हैं हम लोग फोर्सेस के। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, हाँ, ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्सेस। तो आपके बुक में नेक्स्ट टॉपिक हम मेरे ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और इसकी भी सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस में यूनिट होती है, उसको हम लोग देखेंगे। और पहले हम लोग इस चीज को देख लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्सेस को। ठीक है,
अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्सेस क्या होता है सर? तो देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्सेस वो होता है जिससे हम लोग फोर्सेस को क्या करते हैं, शो करते हैं, फोर्सेस को क्या करते हैं, दिखाते हैं। तो सर फोर्सेस को दिखाना क्यों है? हम लोग फोर्सेस को इसलिए दिखाते हैं ताकि हम लोग पहली बात, हम लोग सब्जेक्ट फिर पढ़ क्यों रहे हैं? क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो टॉपिक आपका ये होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस को दिखाते हैं, इस क्यों है? क्योंकि हम लोग को बॉडी पे क्या है, फोर्स लगाना होता है। तो फोर्स की हर एक एनालिसिस को प्रॉपर पढ़ने के लिए हम लोग को रिप्रेजेंटेशन, फोर्सेस की रिप्रेजेंटेशन करनी होती है। तो फोर्सेस की रिप्रेजेंटेशन हम लोग दो तरीकों से करते हैं। पहला क्या है, वेक्टर मेथड, दूसरा क्या है, बो नोटेशन। लिखेंगे पहला वेक्टर एनालिसिस, एनालिसिस, या फिर कह लीजिए वेक्टर मेथड, और दूसरा हो जाएगा बो नोटेशन, ठीक है। वो नोटेशन हो गया। पहले आप ये लोग इन सब चीज़ों का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया कि नहीं? मैं स्क्रीन से हटा ही नहीं, स्क्रीनशॉट ले लिया, क्योंकि हम लोग को पीडीएफ भी बनाना पड़ता है। तो कभी कभी पीडीएफ खो जाती है, तो ऐसे स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बात करते हैं आपका, ये भी ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारा वेक्टर एनालिसिस क्या होता है, पहले वेक्टर मेथड पे चलते हैं। वेक्टर मेथड, ठीक है। वेक्टर मेथड क्या होता है? देखिए, अब जो वेक्टर मेथड होता है इसमें क्या करते हैं हम लोग, ठीक है। वेक्टर मेथड में हम लोग अपने क्लास 11th या वहाँ नहीं जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग 10th से भी होंगे। तो आप लोग ये जानते होंगे कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ों को तो जानते ही होंगे कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें कि हम लोगों को किसी भी यूनिट, किसी भी क्वांटिटी को दिखाने के लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। पर वहीं वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो ऐसी वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं कि किसी भी क्वांटिटी को दिखाने के लिए हम लोग को मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की जरूरत होती है। पर वहीं फोर्स को दिखाने के लिए इसकी बातें करते हैं, लिखेंगे इन वेक्टर मेथड, इन वेक्टर मेथड for the analysis of forces, ठीक है। for the analysis of forces we need or requires, ठीक है, we need or requires, we need or requires magnitude as well as, आप लोग पहले बताइए रिवीजन करके याद तो आ रहे हैं ना, कि सिर्फ क्लासेस देख रहे हैं, एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। हम लोग को वेक्टर मेथड में क्या होता है कि इन वेक्टर मेथड फॉर द एनालिसिस ऑफ फोर्सेस, हम लोग क्योंकि फोर्स की बात करें तो ज्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे। फोर्सेस की एनालिसिस के लिए हम लोग को रिक्वायर क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो हम लोग को मैग्नीट्यूड की भी जरूरत होती है और डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। तो अब बात करते हैं वेक्टर मेथड, पहले लिखेंगे क्योंकि फोर्स की डायरेक्ट बात करें तो फोर्स पे ही आते हैं, एज फोर्सेज, या लिखेंगे एज फोर्सेज वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी, सो वी रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड
as well as direction for its रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हम लोग को डायरेक्शन की जरूरत होगी और डायरेक्शन रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर इट्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कुछ हुआ ही नहीं। ये क्या हो गया, एक बार और ट्राई करते हैं। ठीक है, कलर तो हाँ दिख रहा है, कलर दिख रहा होगा ना, हाँ ठीक है। तो हम लोग को फोर्स फोर्स क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी, इसको भी दिखाने के लिए हम लोग क्या क्या जरूरत होगी, आपको मैग्नीट्यूड की भी और डायरेक्शन की भी जरूरत होगी। तो अब हम बात करते हैं कैसे कैसे शो करते हैं वेक्टर एनालिसिस के लिए। तो देखिए, वी रिक्वायर्स, या लिखेंगे वी हैव टू रिप्रेजेंट we have to represent 4 parameters with the help of ठीक है, पैरामीटर्स विद द हेल्प ऑफ वेक्टर मेथड। अब सर ये 4 पैरामीटर्स क्या होंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग द 4 पैरामीटर्स आर गिवन एज फॉलोज। ठीक है, नीचे दिया हुआ है, कैसे है, क्या है वो। पहला तो हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड, दूसरा हो जाएगा डायरेक्शन, तीसरा हो जाएगा सेंस, चौथा हो जाएगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो हम लोग को ये इन 4 पैरामीटर्स को, ठीक है, तो हम लोगों को इन 4 पैरामीटर्स को दिखाना है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर मेथड। अभी हमारे पास एक मेथड और है जिसे कहते हैं बो नोटेशन। तो बो नोटेशन थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है वेक्टर मेथड को, और बो नोटेशन के बारे में थोड़ी सी हम लोग को जानकारी प्राप्त कर लेनी है। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। ये हो गया आपका वेक्टर एनालिसिस और वेक्टर मेथड। तो ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पिछली क्लासेस को रिवीजन करके आया कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ने में कोई भी दोबारा डाउट ना हो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर टुडे।